हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूँ और जनरल स्टडीज़ में अभी मैराथन सीरीज चल रही है, यानी रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम लोग मेडुअल हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उनको आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। साथियों, आप जानते हैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते वक्त हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट और डाटा को भी डिस्कस करते हैं, जिनको अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर सब कुछ आपको लिखे हुए पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहां पर आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कथन। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कुतुब मीनार सुफिशंत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी, ठीक है। दूसरा है मीनार बिजली गिरने के कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गई। तो भाई बताओ, इसमें जो है केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, मतलब कौन सही आपको बताना है। तो साथियों, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है एक और दो, दोनों। जी हाँ, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में शुरू करवाया था और इसे इल्तुतमिश ने 1230 से 32 ईस्वी में पूरा करवाया था, ठीक है। तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय 1368 से 69 ईस्वी में बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल नष्ट हो गई और फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के साथ साथ पांचवी मंजिल का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन। उससे पहले आप इतना समझ लें कि ये क्वेश्चंस आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए जितने आपके क्वेश्चन सही हुआ करें आप उनको कृपया जो है लिख करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर भैया, निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की? गयासुद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन मोहम्मद, शहाबुद्दीन मोहम्मद, याजुद्दीन यल्दुज। जी हाँ भाई बताओ, सही विकल्प है आपका ये गयासुद्दीन मोहम्मद। गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, आप इनको तैयार रखें, ठीक है। ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। उसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद अजमेर का निर्माण कराया। ऐबक को उसकी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श यानी लाखों का दानी कहा गया है। इतिहासकार मिनहजा ने उसे हातिम द्वितीय का संज्ञा भी दी है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना भाई, देखिए यहाँ पर सुल्तान गढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया और दिल्ली में स्थित यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। केवल एक व दो, ना तो एक ना ही दो, और एक तथा दो, दोनों, केवल दो। तो बताओ भाई, सही विकल्प आपका क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्रों है सी, एक तथा दो, दोनों, ठीक है। यहाँ पर देखें, सुल्तान गढ़ी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन जो है महमूद की याद में बनवाया था। किसकी याद में? अपने ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में बनाया था। तुर्क सुल्तानों द्वारा भारत में निर्मित यह पहला मकबरा था, ठीक है, इसलिए यह दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बलबन के शासनकाल में तुगरिल खान का विद्रोह कहाँ जो है हुआ? तो अवध में, दिल्ली में, बंगाल, मालवा। आपको बताना भाई, सही विकल्प है शी। जी हाँ, बंगाल में बलबन के शासनकाल में एक तुर्क सरदार तुगरिल खान ने 1279 ईस्वी में विद्रोह किया। वह बंगाल का सूबेदार था जिसकी राजधानी लखनऊ थी। इस विद्रोह का दमन स्वयं बलबन ने किया और तुगरिल को मार डाला। देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो भाई बताओ, सही विकल्प है आपका सी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जिसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी के बीच में था, उसने जो है दिल्ली में सीरी नामक नगर की स्थापना की। यहीं पर एक तालाब का निर्माण करा जो हौज ए खास या हौज ए रानी के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो ने इसकी प्रशंसा में लिखा है कि पानी के बीच गुंबद समुद्र की तरह जो है पर बुलबुले के समान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर बताना है। यह है सूची 1, यह है सूची 2। तो इस तरीके से यहाँ पर कूट जो दिया हुआ है और उसमें जो कूट में सही है मित्र वो है आपका डी, 3 4 2 1। जी हाँ, 3, फिर उसके बाद है 4, फिर उसके बाद है ये 2, फिर उसके बाद ये 1। तो इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर, तो रणथंभौर संबंधित है किससे? हमीरदेव से। चित्तौड़ संबंधित है राणा रतन सिंह से, ठीक है। देवगिरी संबंधित है राजा राय रामचंद्र जी से। अगर हम बात करें गुजरात का, तो गुजरात संबंध किससे?
कर्णदेव से। तो इस तरीके से भाई क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ना किया हो तो कर लो भैया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये है अगला क्वेश्चन, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर, महमूद गजनवी। देखो भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, और ये देखो एलटी ग्रेड प्रवक्ता 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ। तो मूर देश का यात्री जो है किसके शासनकाल में आया था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मोरक्को वासी इब्न बतूता जिसने उत्तरी अफ्रीका से अपनी यात्रा प्रारंभ की और 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पहुंचा। यहाँ उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, जो लगभग 8 वर्षों तक इस पद पर रहा, तथा यह मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में चीन भी गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। भाई बताओ सही विकल्प है आपका जी हाँ डी, लोदी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में जो लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना की अगर हम बात करें तो बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? बात हो रही है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कौन निर्मित नहीं कराया गया था। तो देखिए यहाँ पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा और अलाई दरवाजा। भाई बताओ सही विकल्प है आपका डी। जी हाँ, ये तीनों आप जो है निर्मित कराए गए थे, यानी इनसे संबंधित है। और अगर हम बात करें तो अलाई दरवाज़ा इनसे संबंधित नहीं है। कुतुबुद्दीन का शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। उसने जो है प्रथम भारतीय मुस्लिम राज्य की स्थापना की और उसके समय में दिल्ली और अजमेर में 2 मस्जिदों का निर्माण हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ठीक है, किसका? कुतुब मीनार का। किंतु इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के समय में पूरा हुआ। शुरू तो करा दिया लेकिन पूरा किसके में हुआ? इल्तुतमिश के समय में। फिरोज तुगलक ने इस मीनार की 4वीं एवं 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था, क्योंकि बिजली गिरने के कारण 4थी मीनार क्षतिग्रस्त हो गई थी। जबकि अगर हम बात करें अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो इतना आप लोगों को जानना चाहिए। जो दिल्ली की कुतुबी मस्जिद का परिवर्तित रूप है, इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने सीरी का किला और 1000 सितूल महल भी बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो अलबरनी, रज़्मनामा, हसन निजामी, तारीख ए हिंद, बरनी, तबकात ए नासिरी, अमीर खुसरो, तुगलकनामा। भाई बताओ सही विकल्प है ये डी। जी हाँ, अमीर खुसरो तुगलकनामा। जी हाँ, ये सही सुमेलित है। आगे अगर हम बात करें तो तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना है। यह खुसरो की अंतिम मंसबी है। इसमें खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, यह है तिब्बत ए सिकंदरी का विषय था। ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, संगीत, दर्शन। तो भाई बताओ सही विकल्प है ये बी। जी हाँ, आयुर्विज्ञान। संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्बत ए सिकंदरी आयुर्विज्ञान की पुस्तक है। सुल्तान सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियो भुआ ने चिकित्सा शास्त्र विषय पर एक विशाल ग्रंथ लिखा, जिसे मदन उस सिपा या तिब्बत ए सिकंदरी कहा जाता है, यानी उस नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत द्वारा किस भाषा को संरक्षण दिया गया? अरबी, तुर्की, उर्दू, फारसी। आपको बताना भाई सही विकल्प है डी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया था। फारसी दिल्ली सल्तनत के शासकों की राजभाषा थी। दिल्ली सल्तनत के बाद प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इन प्रांतों के शासकों ने भी फारसी भाषा के विकास को जारी रखा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? संगम वंश, तुलुप वंश, अराविंद वंश, शालू वंश। तो बताओ भाई सही विकल्प है आपका यहाँ पर बी। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का संबंध तुलुव वंश से था। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र धीर नरसिंह ने साजू नरेश की हत्या करके तुलुव वंश की स्थापना की। तुलुव राजवंश दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजवंश था, जिसका लोकप्रिय राजा कृष्णदेव राय था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336, 1338, 1347, 1361। जी भाई सही बताया विकल्प यहाँ पर है 1347। दक्षिण में बहमनी राज्य और राजवंश का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक
के एक अधिकारी हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में किया था। हसन अपने को फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज मानता था, इसलिए उसका वंश बहमनी कहलाने लगा। तख्त पर बैठने के बाद हसन ने अलाउद्दीन बहमन शाह का खिताब धारण किया और अपनी राजधानी गुलबर्ग अथवा गुलबर्गा में बनाई। उसने 11 वर्ष तक शासन किया और कलीमुल्लाह बहमनी राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, और बहमनी राज्य के पतन के बाद 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबीर ईश्वर के एकत्व एवं निरंकार स्वरूप की में विश्वास करते थे। कबीर का सुझाव था तपस्या से ही परम ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भैया ये है पहला, केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो भाई बताओ आपका सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर एक। जी हाँ, केवल एक। कबीर का जन्म की बात करें तो 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। उनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक दुल्हा ने किया था और उनके पास कबीर ईश्वर के एकत्व निरंकार स्वरूप में विश्वास करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो सुफिसंत खान मलिक उलेमा। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है डी, उलेमा। जी हाँ, दस्तार बंदान उलेमा कहलाते थे। ध्यान दीजिएगा मित्र, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में और ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उलेमा वर्ग इस्लामी धर्माचार्यों तथा शरीयत कानून के व्याख्याकारों का एक महत्वपूर्ण वर्ग था। शासन पर इनका अत्यधिक प्रभाव रहता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे शासकों ने उन्हें नियंत्रित करते हुए उनके अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था? जिला, मंडल, गांव, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना भाई। सही विकल्प है सी, गांव। जी हाँ, मुगल काल में परगनों के अंतर्गत आने वाले गांव को मवादा या देह कहा जाता था। गांव के शासन का उत्तरदायित्व मुगलों ने अपने अधिकारियों के हाथ में नहीं दिया, बल्कि परंपरागत ग्राम पंचायतें ही अपने गांव की सुरक्षा, सफाई, शिक्षा आदि की देखभाल करती थी। गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था, जिसे खुत या मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। गांव के अंतर्गत आने वाली छोटी छोटी बस्तियों को नांगला कहा जाता था। तो ये भी जान लीजिएगा भैया, ये भी पूछा जा सकता है कि नांगला किसे कहा जाता था। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया भैया अकबर और हेमू के मध्य, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य, हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के मध्य, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी। पानीपत का प्रथम युद्ध भैया हुआ था किसके बीच? बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था और इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इब्राहिम ने बहादुरी से युद्ध किया, किंतु बाबर की युद्ध नीति, सेनापतित्व और तोपखाने के कारण पराजित हुआ। इब्राहिम की मृत्यु से लोधी वंश समाप्त हुआ तथा दिल्ली सल्तनत का इतिहास भी इसी के साथ समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इनमें से किसने जो है बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? अब्दुल्लाह खान उज़्बेक, शैबानी खान, उबैदुल्लाह खान, जानी बेग। बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर सही विकल्प है मित्र ये बी। जी हाँ, शैबानी खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ध्यान दीजिएगा। सर ए पुल का युद्ध में उज़्बेक सरदार शैबानी खान ने बाबर को पराजित किया और उबैदुल्लाह खान की अगर हम बात करें तो इसने जो है 1512 ईस्वी में बाबर को कुल ए मलिक के युद्ध में हराया था। ठीक है, और 1504 ईस्वी में काबुल विजय के बाद पहली बार बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। भाई बताओ यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है आपका जी हाँ ये पानीपत का प्रथम। निम्नलिखित में से किस युद्ध में प्रथम बार तोपखानों का उपयोग हुआ? इसमें पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति और उस्मानी तोप विधि का उपयोग किया था। उसने तोपखाने का नेतृत्व
उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने किया था। मतलब उनके तोपखाने का जो नेतृत्व था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने किया था। विजय के बाद काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का देकर उसे कलंदर कहा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर देखें भाई, सही विकल्प जो सही सुमेलित नहीं वो है चंदेरी का युद्ध। 1530 ईस्वी में नहीं हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को बुरी तरह पराजित किया था। अगर हम बात करें तो ये युद्ध भैया 1526 में, ये 1527 में, ये 1528 में। ठीक है, चंदेरी का और घाघरा का। ठीक है, तो इस तरीके से यही 4 युद्ध थे बाबर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और जो है इसी युद्ध ने यहाँ पर मुगल वंश का संस्थापना किया था, इन्हीं युद्धों के कारण। यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम तुला दान प्रथा को अपनाया? भाई बताओ, यहाँ पर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ये है आपका हुमायूं। जी हाँ, मुगल शासक हुमायूं ने सर्वप्रथम इस प्रथा को अपनाया। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान की हिंदू परंपरा का भी निर्वाह किया। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा तथा झरोखा दर्शन व तुलादान प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। आपको बताना भाई, कामरान, उस्मान, अस्करी, हिंदाल। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है बी। जी हाँ, कामरान, हिंदाल, अस्करी, ये तीनों भाई थे किसके? हुमायूं का। हुमायूं जो है बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। उसके 3 भाई अन्य कौन थे? कामरान, हिंदाल और अस्करी। ठीक है, हुमायूं का जन्म की अगर हम बात करें तो 1608 ईस्वी में काबुल में हुआ था। उसकी माता का नाम महिम बेगम था, जो सिया संप्रदाय की थी। कानून ए हुमायूनी ख्वादमवीर की रचना है। मार्च 1533 में उसने यह किताब लिखना प्रारंभ किया और मई 1534 ईस्वी के बाद पूरा किया। यह ग्रंथ हुमायूं के काल का एक समसामयिक ग्रंथ है और इसमें हुमायूं के वसूलों, उसके शासन संबंधी अनुभव और दरबार की नई रस्मों का वर्णन है। उसने हुमायूं को सिकंदर ए आजम, खुदा का साया जैसे पदवियों से नवाजा था। हुमायूं का स्मारक अगर हम मकबरा की बात करें तो नई दिल्ली के दीन पनाह में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? कनकूट, हल्की संख्या, जब्त, गल्ला, बक्से। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, हल्की संख्या। जी हाँ, अकबर के समय दक्कन जैसे बरार में भू राजस्व की वसूली हल्की संख्या के आधार पर होती थी। इसे नस्क प्रणाली भी कहते हैं। राजस्थान में भी प्रति हल कर वसूली का उल्लेख मिलता है, जबकि जब्ती प्रणाली या पैमाइश आधारित थी और यह बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा तथा गुजरात के में जो है प्रचलित थी। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार, जजिया की समाप्ति, आपको बताना है भाई, क्रम बनाना है। ये देखो तो यहाँ पर जो कूट के माध्यम से जो सही विकल्प है भाई वो है आपका 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें तो जजिया कर की समाप्ति, ठीक है, 15 मार्च 1564 को अकबर ने गैर मुस्लिमों द्वारा वसूले जाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया। कब? 1564 में। ठीक है, और अगर हम बात करें इबादत खाना का निर्माण तो ये भैया 1575 में। ठीक है, 1575 में। और उसके बाद 1579 ईस्वी में महजर पर हस्ताक्षर, कितना? 1579। और उसके बाद दीन ए इलाही की स्थापना ये 1582 में, 1582। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा क्रम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। ये हैं अकबर। अकबर एक महान शासक था जिसे धर्मनिरपेक्ष शासन नीति अपनाई थी। जिसने जो है क्या किया था? धर्मनिरपेक्ष शासन नीति अपनाई थी। उसकी सत्ता अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी तक फैली हुई थी। पूरी सत्ता उसी में निहित थी, फिर भी वह न्यायप्रिय, प्रगतिशील व सहिष्णु था। इसी कारण उसे आधुनिक शासन सिद्धांतों के अनुसार प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल के विद्रोह
विद्रोह का नेता सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है शाहजहाँ के शासनकाल का विद्रोह और विद्रोह का नेता सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर यह है कांगड़ा का विद्रोह जगत सिंह, बुंदेलखंड का विद्रोह चंपत राय, मालवा में भील विद्रोह लक्ष्मण सिंह, तिब्बत विद्रोह अब्दाल। तो ये भाई बताओ सही विकल्प है आपका 80। मालवा में भील विद्रोह जो है लक्ष्मण सिंह के द्वारा नहीं किया था, इसका जो नेतृत्व किया था उसने भागीरथ भील ने किया था। अन्य जो है ये और ये सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहाँ की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर बात हो रही युवराज खुर्रम ने कब जो है शाहजहाँ की उपाधि धारण की थी। तो 1614, 15, 16, 17। तो भाई बताओ सही विकल्प, आपका सही विकल्प है डी 1617। युवराज खुर्रम ने 1617 ईस्वी में शाहजहाँ की उपाधि प्राप्त की थी। वर्ष 1617 ईस्वी में खुर्रम ने अहमदनगर के मलिक अंबर को संधि करने तथा मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। इस उपलब्धि से प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को 30,000 का मनसब तथा शाहजहाँ की उपाधि से विभूषित किया था। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर और भेंट किया। औरंगजेब, दारा शिकोह, मीर जुमाला, अब्दुल हसन कुल्ब शाह। तो ये भैया सही विकल्प होगा आपका 80 मीर जुमाला। जी हाँ, मीर जुमाला के पूरा नाम की अगर हम बात करें तो मीर जुमाला मीर मोहम्मद सैयद था। वह एक ईरानी व्यापारी था जो प्रारंभ में गोलकुंडा में हीरे का व्यापार करता था। उसकी समृद्धि तथा ऐश्वर्य को गोलकुंडा का सुल्तान जो है पसंद नहीं करता था। ठीक है, और इस कारण के बाद में मीर जुमाला ने मुगल बादशाह शाहजहाँ की शरण ले ली, जहाँ उसे बड़े वजीर का पद दे दिया गया और बादशाह शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मीर जुमाला ने ही भेंट किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, खाने जहाँ लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था। तो अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब। भाई बताओ सही विकल्प है सी। जी हाँ, तो शाहजहाँ के शासनकाल के आरंभ में अनेक विद्रोह हुए। पहला विद्रोह खाने जहाँ लोदी का था। खाने जहाँ एक अफगान था जिससे मुस्लिमों में उसे स्वाभाविक घृणा थी। जहांगीर के काल में वह राज्य का एक शक्तिशाली अमीर बन गया। उसने शाहजहाँ के काल में विद्रोह किया। शाही नेता ने उसे कई युद्धों में पराजित किया। अंततः कालिंजर के पास शाही सेना ने उसे पूर्ण रूप से पराजित किया तथा वह अपने पुत्र अजीत कामिल सहित युद्ध में मारा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये भैया यहाँ पर है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। देखो भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है डी औरंगजेब। जी हाँ, तो मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे। औरंगजेब के काल में बड़े पैमाने पर दक्कनी अमीरों की नियुक्ति की गई, जिसमें मराठा जो है सर्वाधिक संख्या में थे। इसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों जैसे मराठा राजपूत की संख्या लगभग 33% थी, जबकि अगर हम बात करें शाहजहाँ के समय में तो यह मात्र जो है 24.7% थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजी अंगा, माहम अनगा। भाई बताओ सही विकल्प है डी माहम अनगा। दिल्ली के पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण माहम अनगा ने 1561 ईस्वी में करवाया था। माहम अनगा अकबर की संरक्षिका थी। इस मस्जिद के निर्माण में उसकी सहायता शिहाबुद्दीन अहमद नामक एक प्रभावशाली मंत्री ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से उनके निर्माण काल में व्यवस्थित कीजिए। आपको यहाँ पर दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, आगरा का किला। तो ये है कूट, और कूट के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर है भाई सही विकल्प है सी 3 4 1 2। जी हाँ, तो यहाँ पर देखें 3 4 1 2। तो सबसे पहले नंबर पर कालक्रम, अगर यहाँ पर निर्माण क्रम के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर कुतुब मीनार, जिसका हम समय मानते हैं लगभग 1199 से के आसपास में, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था। उसके बाद अगर हम बात करें आगरा का किला, जो कि 1565 से
1573। ठीक है, कौन? अकबर। आगरा, ये जो है आगरा का किला की बात आ जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला का जो समय है 1638 से 1648 तक, शाहजहां ने इसको भी बनवाया था। और उसके बाद ताजमहल, ताजमहल 1632 से 1653 के बीच। तो आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भाई। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो बताना है भाई। खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी एतमादुद्दौला का मकबरा, आगरा औरंगजेब का मकबरा, दिल्ली अब्दुल रहीम खाना का मकबरा। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी, ये है दिल्ली अब्दुल रहीम खाना का मकबरा। तो यहाँ पर ये सही विकल्प है। और बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर एतमादुद्दौला का मकबरा, तो ये आगरा में है। और औरंगजेब का मकबरा की बात करें तो ये जो है आपका ये खुलदाबाद जो कि औरंगाबाद में है। और इस तरीके से अगर यहाँ पर दिल्ली में बात करें तो अब्दुल रहीम खाना का मकबरा है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये भैया है अनारकली का मकबरा, एतमाद उल दौला का मकबरा, राबिया उद दुर्रानी का मकबरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी, राबिया उद दुर्रानी का मकबरा। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दुर्रानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में करवाया था। इसकी स्थापत्य कला ताजमहल पर आधारित है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। और इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का निर्माण दिल्ली में कराया गया था। तो अकबर, शाहजहां, सूरजमल, जय सिंह द्वितीय। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है ये वाला, जी हाँ, जय सिंह सेकंड द्वितीय। दिल्ली में स्थित वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के अलावा जय सिंह द्वितीय द्वारा खगोलीय वेधशाला का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा व वाराणसी में करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन भाई। देखो यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर हाइवेल, फर्ग्यूसन एवं पर्सी ब्राउन ने लिखा? साहित्य, कला तथा स्थापत्य कला, प्रशासन, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, कला एवं स्थापत्य कला। ठीक है। हाइवेल, फर्ग्यूसन एवं पर्सी ब्राउन ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कला एवं स्थापत्य कला पक्ष पर लिखा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? बात हो रही है किसका कि कौन एक सुमेलित है? तो बाबर का तुजुक ए बाबरी, हुमायूं का हुमायूंनामा, शेरशाह का तारीखे शेरशाही, अकबर का तबकाते अकबरी। आपको बताना भाई सही विकल्प यहाँ पर कौन एक सही सुमेलित है। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला बाबर का तुजुक ए बाबरी ये सही सुमेलित है। बाकी अगर हम बात करें तो तुजुक ए बाबरी की जो है बाबर की तुर्की भाषा में लिखी गई स्वरचित यानी स्वयं से लिखा था इसने अपनी आत्मकथा, जिसमें मुबैयान शैली का प्रयोग किया था। वहीं अगर हम बात करें हुमायूंनामा का तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा तारीख लिखा गया था। तारीख शेरशाही की अगर हम बात करें तो अब्बास खां शेरवानी के द्वारा, और तबकात ए अकबरी की अगर हम बात करें तो निजामुद्दीन के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन, किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि दी थी? देखिए अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी जौहर, मिर्जा हैदर, दौलत, अब्दुल वादिद, खोंदमीर। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है डी, खोंदमीर। जी हाँ, हुमायूं ने खोंदमीर को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया था, जिसमें हुमायूंनामा अथवा कानूने हुमायूनी की रचना की। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो मुल्ला शेरी, अबुल फजल फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी, अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर के शासनकाल में बदायूनी ने रामायण का, राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का, और इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्व का, और फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का, और मुकम्मल खां गुजराती ने ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक तजक का, जहान ए जफर शाह ने, अब्दुल रहीम खाना ने तुजुक ए बाबरी का, तथा मौलाना शाह मोहम्मद शाहाबादी ने कश्मीर के इतिहास राजतरंगड़ी का फारसी भाषा में
अनुवाद किया था। तो इतने लोगों ने इस तरीके से अनुवाद किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया? दारा शिकोह, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, ताजुल माली। भाई बताओ सही विकल्प है डी, ताजुल माली। जी हाँ, अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद मुफरेल जो है उल कुतुब के नाम से ताजुल माली द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया था? जहांआरा, जेबुन्निसा, गौहर-आरा, नूरजहां। भाई बताओ सही विकल्प है आपका बी, जेबुन्निसा। तो औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक एक स्कूल खुलवाया, जिसमें अभिजात वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग भी पढ़ सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 1526 से 56 ईस्वी के बीच की घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ये है 4 घटनाएं और ये है आपका कूट। आपको बताना भाई सही कौन कूट है। तो इसमें जो देखें ये है भैया आपका सी। जी हाँ, 2 4 3 1। तो अगर इसमें हम बात करें 2 और 4, पहले नंबर पर 2, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध भैया ये कब हुआ? 1529 ईस्वी में। ठीक है, 1529 ईस्वी में बाबर तथा अफगानों के मध्य हुआ था। अगर हम बात करें उसके बाद चौथा नंबर आता है हुमायूं का कालिंजर अभियान। तो ये जो है आपका आ जाएगा 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो 3 का नंबर आता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुमायूं तथा शेर खां के मध्य जून 1539 ईस्वी में हुआ। और अगर हम बात करें अंतिम अकबर का जन्म, तो ये भैया अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ अक्टूबर 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। इस प्रकार घटनाओं में अगर हम देखें तो सबसे पहले घाघरा का युद्ध, फिर हुमायूं का कालिंजर अभियान जो कि 1531 में, फिर चौसा का युद्ध 1539, अकबर का जन्म 1542। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मुगल कालीन मुस्ताफी मुमालिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो यहाँ पर देखें, राजस्व विभाग के अधिकारी, राज्य के आय व्यय जांच करने वाले अधिकारी, केवल 1 केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। भाई बताओ सही विकल्प है बी, केवल 2। मुगल प्रशासन के अंतर्गत वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी वजीर था। इस विभागों के अलावा अन्य विभागों पर भी वजीर या दीवान का प्रभाव होता था। दीवान की सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे। और दीवाने खालसा की अगर हम बात करें तो ये क्या करता था? शाही भूमि की देखभाल करता था। ठीक है, और दीवान ए तन की बात करें तो वेतन तथा जागीरों की देखभाल करता था। तन मतलब वेतन यहाँ पर। ठीक है, और मुस्तौफी की बात करें तो आय व्यय की लेखा जोखा की जांच करता था। मुस्तौफी ए मुमालिक, जिसे महालेखा परीक्षक के नाम से समझ सकते हैं, राज्य के खर्चों का जांच करता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है दाम, ताम्र की मुद्रा, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, और जरीब एक प्रकार का कर। तो भाई बताओ सही विकल्प है डी, ये है आपका जरीब एक प्रकार का है। तो ये जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। 1575 ईस्वी में खालसा भूमि के विस्तार स्वरूप नवीन भूमि माप की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके लिए जरीब का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जरीब जो है 39 अंगुल का था। जरीब का सर्वप्रथम प्रयोग अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो यहाँ पर 4 कोड दिए गए हैं, ये 4 नाम हैं। ठीक है, इनको आपको इस हिसाब से देखना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका पहला वाला। ठीक है, पहले नंबर पर 2 आता है, 2 है रॉल फिंच। जी हाँ, रॉल फिंच 1583 ईस्वी में ये भारत आए। ठीक है, और उसके बाद फिर नंबर आता है 1 का विलियम हॉकिंस का। तो विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में आए। उसके बाद नंबर आता है 4 का निकोलस डाउनटन का। तो निकोलस डाउनटन 1614 ईस्वी में आए। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है अंतिम में तीसरा कौन है? सर थॉमस रो। ये जो है 1615 ईस्वी में आए। तो इस तरीके से भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है किसने बनवाया था? तो राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह। भाई बताओ सही विकल्प है बी, राणा कुंभा। ठीक है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ
महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित यह जय स्तंभ जो शिलालेखों में कीर्ति स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्तंभ 12 फीट ऊंचे, 12 फीट लंबे व चौड़े चबूतरे पर 122 फीट की ऊंचाई के लिए गौरवान्वित है। यह स्तंभ 9 मंजिला है। क्या इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है सी, सरधना में। बेगम समरू 1753 से 1836 ईस्वी में जो है सरधना में एक चर्च का निर्माण करवाया। इसका वास्तविक नाम फरजाना जेबुन मित्रा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान की थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी, अकबर ने। जी हाँ, स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमिदान मुगल सम्राट अकबर द्वारा दी गई थी। इस मंदिर की नींव लाहौर के मियां मीर नाम के एक मुस्लिम सूफी संत ने रखी थी। स्वर्ण मंदिर के संस्थापक के रूप में गुरु रामदास व गुरु अर्जुन देव को जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न सुल्तानों में से किस एक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलुल लोदी, शेर शाह। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर डी। जी हाँ, शेर शाह। किसानों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था आरंभ की, जिसमें जो है किसानों को राज की तरफ से पट्टे दिए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजिट किया था वे कौन थे? अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियों रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? केशव, मतीराम, रसखान, सेनापति। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है ये, केशव जी ने। तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि आचार्य केशवदास ओरछा नरेश महाराजा इंद्र सिंह के दरबारी कवि, मित्र एवं मंत्री थे। उनका जन्म 1555 ईस्वी के आसपास और मृत्यु 1617 ईस्वी के लगभग हुई थी। इनके द्वारा रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नरसिंह और छंदमाला प्रमुख काव्य ग्रंथ थे। आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? राजा राम, ताराबाई, शाहू, प्रयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है बी। जी हाँ, ताराबाई। मराठों को नियंत्रण में लाने के औरंगजेब के सारे प्रयत्न विफल रहे। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने कोहराम मचाया हुआ था और उसका नेतृत्व और सैनिक संगठन देखकर औरंगजेब ने उसे ईमानदार मराठा नेत्री कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? पेशवा, अमात्य, सचिव, सुमन। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है बी, यह अमात्य। ठीक है, मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी ने शासन कार्य में सहायता के लिए अष्टप्रधान नामक परिषद का गठन किया, जो आधुनिक मंत्रिपरिषद की ही तरह थी। तो इस तरीके से भैया हम लोगों ने आज इंपॉर्टेंट 54 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कर लीजिएगा। और जो है अभी तक अगर आपने पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।